पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है, अपने ही जाल में फंसा हुआ है, कश्मकश में है कि अब क्या करे। पाकिस्तान को IMF से कर्ज लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हो या शहबाज शरीफ अभी वाले जो प्रधानमंत्री हो वो हो, उनको मानना पड़ा कि हमें भीख मांगना पड़ रहा है कटोरा लेके। ऐसा लगता है कि हम सारे दुनिया में जलील हो रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसके बावजूद, भीख मांगने के बावजूद, जब शहबाज शरीफ को IMF ने इनकार कर दिया पैसे देने से, या यूं कहूं शर्त काफ़ी तगड़ी रख दी, ऐसी शर्त जिसको सुनकर पाकिस्तान के पसीने छूट गए और शहबाज शरीफ को बोलना पड़ गया कि ऐसी शर्तें हैं जो काफ़ी ख़तरनाक हैं, काफ़ी मुश्किल हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसको ना मानें, क्योंकि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है। इन सब के बीच पाकिस्तान में आतंकवाद, बम धमाके, ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो माली हालात है वो फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब के बीच जब पाकिस्तान की सरकार ने, शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया कि वो IMF की सख्त से सख्त शर्तें मानेंगे, इस पर पाकिस्तान के तजारत करने वाले लोग यानी बिजनेसमैन जो हैं वो भड़क गए। उनकी पूरी संस्था ने धमकी दे दी है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने धमकी दे दी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि अगर आपने IMF की शर्तें मानी और हम पर नए सिरे से टैक्स लगाया या नए तरह के टैक्स बढ़ाए तो हम 17 फरवरी से सड़कों पर उतर आएंगे। पाकिस्तान का हर एक छोटा या बड़ा कोई भी बिजनेसमैन होगा, पाकिस्तान की सड़कों पर उतरकर आपकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। जाहिर सी बात है, शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान बहुत कश्मकश में फंसा हुआ है कि करे तो अब क्या करें। वहीं जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनकी संस्थाओं ने क्लियर कट ये कहा है कि हम पर टैक्स ना बढ़ाए शहबाज शरीफ। हाँ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो कम करे, सरकार का जो खर्चा है, सेना की जो तनख्वाह है वो कम करे, ISI और बड़े बड़े जो संगठन हैं सरकारी, उन पर जो पैसा खर्च होता है उसको कम करे, ना कि हम पर टैक्स लगाए। IMF की शर्तें मानी तो हम सड़कों पर उतर आएंगे। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के लिए एक ये बड़ी चुनौती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट से लेकर आज आपको पूरी दुनिया की बड़ी खबर मिलेगी। मिडिल ईस्ट की खबर अलग से आपके सामने आज नहीं आएगी, इसी के अंदर मैं आपको वो रिपोर्ट देने वाला हूं। इस वजह से इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उधर शहबाज शरीफ की सरकार ने, पाकिस्तान की जो नई सरकार है, एक नया बिल बनाया है, एक नया कानून बनाने जा रही है, जो फिलहाल अभी तक तो पास नहीं हुआ है लेकिन पास होने वाला है। इस बिल में कहा यह गया है कि अगर कोई सेना के खिलाफ और हमारे देश के कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ अगर बात करता है कोई भी पाकिस्तानी, तो सीधा उसको जेल हो जाएगी और साथ में उसको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लग सकता है। दोस्तों, उधर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के बारे में आपको मालूम है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की 79 साल में मौत हो गई। ये साल भर से ज़्यादा हो चुके थे, ये काफ़ी बीमार चल रहे थे, अलग तरह की ख़तरनाक इनको बीमारी थी जिनसे ये बुरी तरह से हार गए और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक ऐसा जनरल है पाकिस्तान का जिसने भारत को गहरी चोट पहुंचाई है। भारत के हज़ारों सैनिकों की मौत इनकी ही कारस्तानियों की वजह से हुई हैं। भारत को कड़ी टक्कर देने वाले और भारत का बड़ा नुकसान करने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सारी दुनिया जानती है। दोस्तों, परवेज़ मुशर्रफ इस दुनिया से भले ही चले गए हों, लेकिन भारत के लिए ये एक बड़ा नुकसान साबित हुए थे। उधर दोस्तों, शहबाज शरीफ का एक बयान हमने सुना और आपको भी सुनाएंगे, जिसमें शहबाज शरीफ जो हैं कह रहे हैं कि हम मिलकर काम करेंगे, मुल्क की गरीबी को ख़त्म करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और मुल्क में शांति, अमन, भाईचारा लेकर आएंगे और जो पैसे की तंगी है उसको भी धीरे धीरे कम करेंगे और महंगाई को भी। यानी उन्होंने काफ़ी अच्छा भाषण दिया और आखिर में जो उन्होंने कहा उसे देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। आखिर में, मतलब इतना बेहतरीन भाषण देने के बाद आखिर में अगला आदमी आके कहता है कि हम ये भिखारीपन भी ख़त्म करेंगे। वो आखिर वाला अंश आपको दिखा देता हूँ।
हक वो है जिस तरह जिंदा कौमें रहती हैं, भीख या कशकोल आगे करके नहीं। 75 साल ये मामला चलता रहा। कहीं तो आप उसकी लकीर लगाएंगे, कहीं तो आप उसको रोकेंगे। ये तब रुकेगा कि पूरी कौम एक फैसला कर ले कि हम इकट्ठे होकर हम इस भूख, इफलास, इस महंगाई का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान के अपने वसाइल पैदा करेंगे और इंशाअल्लाह ये बेकारीपन और ये कशकोल को तोड़ेंगे। उधर पाकिस्तान के गिलगिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम के बेहद करीब एक बड़ा धमाका हुआ। बड़ी अच्छी बात यह है कि इस धमाके में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन एक बात फिर से सही साबित हो रही है हमारी कि पाकिस्तान के हालात हर तरफ से खराब हैं। एक हेलमेट ऐसा उड़ गया ना ऊपर। अल्लाहु अकबर। चलो उस्ताद आगे चलो, चलो 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 आगे चलो उस्ताद। उधर दोस्तों, अमेरिका ने चाइना के उस जासूसी बलून को फोड़ दिया। F-22 से हमला करके बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। इस पर चीन भड़क गया। चीन ने कहा कि हमारे पास भी जवाबी कार्रवाई करने की वजह मौजूद है, हमारा वक्त आएगा तो हम भी इसका बदला लेंगे। चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका ने जो ये किया है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने उस बलून के मलबे की अब जांच भी शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको और हमें लग रहा है कि ये सिर्फ खबरों में चल रहा है कि अमेरिका और चीन की भिड़ंत बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। यूएन ने भी बयान जारी कर दिया है। यूएन ने कहा है कि ये काफ़ी टेंशन वाला मामला है और डराने वाला मामला है, जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ रही है। अब देखिए, तनाव बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वॉशिंगटन प्लान कर रहा है, अमेरिका सोच रहा है कि जापान के अंदर चीन के खिलाफ शॉर्ट रेंज की मिसाइल तैनात करेंगे। उधर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में भयंकर आग लग गई। जी हाँ, ये ताज़ा तस्वीर देखिए, बुद्धिस्ट टेम्पल है, बुद्ध मंदिर के अंदर ज़बरदस्त आग लगी है। जांच चल रही है। लगभग 150 लोगों को उस मंदिर के अंदर से रेस्क्यू करके निकाला गया है। कहा जा रहा है कि आसपास की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुई है और अभी तक ये नहीं पता चला है कि आग कैसे लगी है। उधर श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी सामने आए हैं और उन्होंने आकर कहा है कि हमने IMF की सारी शर्तों को पूरी कर ली है। हमें उम्मीद है कि $2.9 बिलियन जल्द से जल्द IMF हमें प्रोवाइड करवाएगा। चीन के सेंट्रल इलाके, सेंट्रल शहर में एक हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। एक के बाद एक कई सारी गाड़ियां टकरा गईं, कई गाड़ियों में आग लगी, कई गाड़ियों में धमाके हुए और इस पूरे एक्सीडेंट के अंदर 16 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए। बड़ी खबर यह आ रही है कि कतर ने अपने एनवॉय को तालिबान से बातचीत करने के लिए काबुल भेज दिया है। धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है, खास कर देखिए, जब भारत ही जो कल तक तालिबान को आतंकवादी संगठन कह रहा था, वही मोदी सरकार, वही मोदी जी 56 इंच लिए, उसी 56 इंच और लाल आंख से 200 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो मुस्लिम मुल्क फिर तालिबान से क्यों हाथ नहीं मिलाएंगे भाई? लेकिन अगर दूसरी तरफ सऊदी अरब का रवैया देखें तो समझ में नहीं आ रहा है। सऊदी अरब की जानकारी ये मिल रही है भैया कि सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास को, अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है और एम्बेसी के अंदर जो उसके सामान हैं, फर्नीचर हो, चेयर हो, कोई भी इंटीरियर का सामान हो, उसको बेचने का प्लान कर रहा है। और उनकी एम्बेसी में काम करने वाले अरबी लोग थे, उन अरबी लोगों को वापस बुला रहा है सऊदी अरब। तो अभी ये सऊदी अरब ने क्लियर नहीं किया है कि ऐसा ख़तरनाक और बड़ा कदम तालिबान की सरकार के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों उठा रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा कदम है। उधर दोस्तों, लौड़े ने भूजम चाइना
चीन के वीगर मुसलमानों पर जुल्म करता है। अब दूसरे अगर देश चीन के वीगर मुसलमानों को कबूल कर रहे हैं, बसा रहे हैं, तो ससुरे की आग लग रही है। मैंने कल बताया था कि कनाडा ने ऐलान किया है कि 2023-24 के बीच वो 10,000 वीगर मुसलमानों को नागरिकता दे देगा और अपने यहाँ बसाएगा। इस ऐलान के बाद, जस्टिस ट्रूडो के इस ऐलान के बाद चीन भड़क गया है और चीन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि बिल्कुल मोदी सरकार की तरह कि ये तो हमारी छवि खराब करने का कदम है, इससे चाइना की जो इमेज है उसको पूरी दुनिया में ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपकी स्क्रीन पर इस ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में वीगर मुसलमान कहाँ कहाँ रहते हैं। चीन में 1.20 करोड़ वीगर मुसलमान हैं और उसके बाद चाइना से अपनी जान बचाकर कजाकिस्तान में 2.23 लाख वीगर मुसलमान रहते हैं। तुर्की में 60,000, किर्गिस्तान में 60,000, उज़्बेकिस्तान में 48.5 हज़ार, पाकिस्तान में 10,000, सऊदी अरब में 8.7 हज़ार, ऑस्ट्रेलिया में 5 से 10 हज़ार, रूस में 3.6 हज़ार, अमरीका में 9 से 15 हज़ार। तो दोस्तों, वीगर मुसलमानों के हालात बेकार हैं, लेकिन इस पर भी कमाल यह है कि पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान, जो बेहतरीन चीन का दोस्त है, खामोश रहता है। दोस्तों, हज़रत अली की विलादत यानी 13 रजब का वो पाक दिन कल सारी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया। 13 रजब उर्दू की तारीख़ ये काफ़ी ऐतिहासिक है और अली के बारे में कोई ऐसा नहीं है जो हज़रत अली को ना जानता हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और बीबी फ़ातिमा ज़हरा के शौहर, उनकी विलादत के इस पाक मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने बड़ा अपना दिल दिखाया है। हज़ारों कैदियों को रिहा कर दिया है, माफ़ कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि ये वही कैदी हैं जो प्रदर्शन में शामिल थे और ईरान के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे। हज़ारों से ज़्यादा की तादाद में ईरान के सुप्रीम लीडर ने सभी को आज़ाद कर दिया है। दोस्तों, बिल्कुल ताज़ा जानकारी और आंकड़े बता दूं, ईरान की विपक्ष की पार्टी ने आंकड़े बताए हैं। ईरान की स्टेट मीडिया 1000-2000 बता रही थी, लेकिन अब बड़ी खबर ये भी आ रही है कि 1-2 नहीं, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने 10,000, लगभग 10,000 कैदियों को आज़ाद कर दिया है। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर क्यूबा भी पहुंच चुके हैं और क्यूबा के साथ ईरान की इस वक्त काफ़ी गहरी बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच में बड़ी डील होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, इस पूरी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आपकी क्या राय है? अपनी राय लिखना मत भूलिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब कर लीजिए, ताकि दुनिया की कोई बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। जय हिंद।